सुबोध जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू INS। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नीम करोली बाबा जैसे स्पिरिचुअल पावरफुल पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करना इमोशनली कितना चैलेंजिंग था, और क्या पर्सनली भी इस जर्नी में ट्रांसफॉर्म हुआ? सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि हमारी ये फिल्म आ रही है और जिसका लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और कई सालों से हम देख रहे हैं कि कैची धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए भारत भर से या भारत के बाहर से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, अक्सर जाते हैं और साल में कई दफ़ा जाते हैं। तो ये तो सबसे पहले बहुत अच्छी खुशी है कि हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब ने उनके जीवन चरित्र पर आधारित एक फिल्म बनाई और उसमें महाराज जी का किरदार करने का मुझे मौका मिला। एक तो किसी भी संत का किरदार करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग उनको बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं, बहुत ही श्रद्धापूर्वक उनके दर्शन को जाते हैं, उनको अपने मन में स्थान देते हैं। तो ऐसे किसी किरदार को, ऐसे किसी संत महात्मा को निभाना ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। ये तब तक आसान नहीं होता जब तक उस महात्मा का आपको आशीर्वाद नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि महाराज जी का रोल मैं कर पाया क्योंकि महाराज जी का कहीं आशीर्वाद था, कहीं इस फिल्म में मुझे कास्ट किया गया महाराज जी की कृपा से ही। क्योंकि जब शरद जी मेरे पास आए इस फिल्म को लेके, तब तक मुझे बहुत बड़ी जानकारी नहीं थी महाराज जी के बारे में, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं इंडस्ट्री के जो अक्सर जाया करते थे, तो कभी उनसे मैंने नाम सुना था, लेकिन कभी मैं कैची धाम गया नहीं था, कभी वृंदावन गया नहीं था, तो पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी मुझे। लेकिन जब शरद जी ने उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया और फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इनका किरदार करें, तो खुशी हुई। अपने आप में एक एहसास हुआ कि ना शरद जी की मेरी पहचान थी, ना उनके टीम में से किसी की और मेरी पहचान थी, तो ये मेरे पास कैसे आया? तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट किसी महात्मा के रोल को चुनता नहीं है, खुद महाराज जी उस आर्टिस्ट को चुनते हैं अपना रोल निभाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि महाराज जी ने उनकी भूमिका निभाने के लिए मुझे चुना है, और ये मुश्किल काम उन्होंने मुझे चुन के आसान किया है, क्योंकि मुझसे उन्होंने ही करवा लिया है। तो जो भी मैंने शरद जी से सुना, जो भी उनके भक्तों से मैंने महाराज जी के बारे में सुना, तो वो सारी बातें तुम्हारे दिमाग में रहती हैं, तुम्हारे हृदय में रहती है, और तुम जब उनको पोर्ट्रे करते हो कैमरा के सामने, तो अपने आप वो सारी बातें बहुत सहजता के साथ कैमरा के सामने प्रकट होती है। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये आपके लिए चोजन था, तो क्या सेट पर कभी ऐसा मूवमेंट था जो आपको स्पिरिचुअली अनएक्सप्लेन्ड लगा हो? मेरा पहला दिन था जब हम प्रयागराज में शूट कर रहे थे, उसी घर में शूट कर रहे थे जहाँ महाराज जी का वास्तव्य हुआ करता था। वो उनके ही शिष्य का घर था, वो उनके ही आज्ञा से बनाया गया था। उस घर में जहाँ महाराज जी सोते थे, वो चारपाई वैसे ही रखी थी, उन पे उनकी महाराज जी की तस्वीर रखी थी, उसकी हर रोज़ पूजा होती थी। बहुत सारे प्रयागराज में लोग आते थे वहाँ दर्शन के लिए। तो पहली बार जब हम उस घर में गए शूटिंग के लिए, मैंने माथा टेक कर उनके दर्शन लिए, और जो भी भक्त वहाँ पे आए थे, जिन्होंने महाराज जी को खुद देखा था, उनके सहवास को एक्सपीरियंस किया था, तो वो सारे वहाँ पे थे जो मुझसे बहुत उम्र से भी बहुत बड़े थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बिठाया। जो कंबल महाराज जी ने ओढ़ी थी अपने जीवन काल में, वो कंबल मेरे शरीर पे उन्होंने धाक दी, और फिर किसी ने मुझे गंध लगाया, किसी ने मुझे चंदन लगाया, किसी ने मुझे तिलक लगाया, किसी ने मुझ पे फूल चढ़ाए। तो वो समझते थे कि खुद महाराज जी उनके दर्शन के लिए आए हैं। तो जब ये सारा सीन वहाँ पे हो रहा था असल में, तब अपने आप में हम महसूस करते हैं कि ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। वो ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, बहुत लोगों को प्रेम करने वाली, उनको समझने वाली ऊर्जा है। और मुझे लगता है कि वो पहला दिन बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस जगह से ही हमें आशीर्वाद मिला महाराज जी का, और फिर पूरा सफ़र बहुत आसान हो गया। तो बात की जाए नीम करोली बाबा की सिंप्लिसिटी और कामनेस को स्क्रीन पर लाना था, तो एक्टर के तौर पर आपको अंदर का क्या कंट्रोल करना पड़ा?
जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी एक्टर इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी भी संत महात्मा का पूरी तरीके से उसका आविष्कार लोगों के सामने आ सके। वो तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक उस खुद संत महात्मा का उस पर आशीर्वाद नहीं होता। तो महाराज जी का आशीर्वाद मैं समझता हूँ कि वो था, इसलिए जितना भी हमने शूट किया वो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई पोर्ट्रे करने की। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जब हम ऐसे स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ के रोल प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के मन में भी वो भाव आ जाता है, जैसे आपने कहा कि आपको भी उनकी शॉल उड़ाई गई और ये सब, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब आप और सिनेमा करते हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कहीं मिलते हैं या कहीं कुछ और, मतलब कि जैसे अरुण गोविल का एग्जाम्पल लीजिए, जब वो रामायण कर रहे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पे जो है एक बार सिगरेट पी रहे थे, एक बक ने देख लिया उनको, तो वो जो है बहुत नाराज़ हो गए कि आप कैसे पी सकते हो और ये वो। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो है एक एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है और एक एक्टर के तौर पे आपको भी अच्छा नहीं लगता है कि कुछ चीज़ें करना है कि नहीं करना है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे लगता है कि ये हर एक का जीवन की तरफ देखने का रवैया होता है और तरीका होता है अपने जीवन को जीने का। तो महाराज जी के पहले भी और इस फिल्म के बाद में भी मैं बहुत सारे ऐसे किरदार करूँगा जो शायद लोगों को पसंद नहीं आएंगे। उसमें से ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किरदार में संत या महात्मा का करूँगा। उसमें से कई किरदार ऐसे होंगे जो बहुत डेडली विलन होंगे, जो लोगों के कत्ल करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो किरदार मैंने पर्दे पे किया है, बहुत श्रद्धापूर्वक किया है, बहुत प्रेमपूर्वक किया है, बड़े समर्पण के साथ किया है। लेकिन वो किरदार है, मैं महाराज जी नहीं हूँ। मैं महाराज जी का पर्दे पे एक स्वरूप हूँ जिसको लोग आके देखने वाले हैं। असली जीवन में मतलब अगर आप किसी संत महात्मा का किरदार करो या ना करो, फिर भी आपको कई चीज़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि लोग वैसे भी आपको देखते हैं। जैसे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बहुत ही बड़े प्लेयर थे, स्पोर्ट्समैन थे, तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उनके टेबल पे सॉफ्ट ड्रिंक रखा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक को हटा दिया और पानी का बॉटल रख दिया। अब उससे क्या हुआ, 2 दिन में उस सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले कंपनी के शेयर्स इतने घट गए, उनका इतना लॉस हो गया जिनकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो एज अ स्पोर्ट्समैन उन्होंने बहुत सही किया कि वो चाहते थे कि समाज में लोगों तक ये संदेश जाए कि आपके शरीर के लिए ये पीना बहुत हानिकारक है। तो वैसे भी अगर हम पब्लिक पर्सनालिटी है तो हमें पब्लिक में वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे पब्लिक में या किसी भी आदमी को हानि पहुंच जाती है। तो वो तो ख्याल हम रखते ही हैं। सर एक और चीज़ जानेंगे, आजकल के कमर्शियल सिनेमा के सिनारियों में स्पिरिचुअलिटी को भी एक ग्लैमरस बना दिया जाता है सर, तो आपने इस फिल्म में ऑथेंटिसिटी को बैलेंस कैसे मेंटेन किया है? मुझे लगता है ये सारा क्रेडिट हमारे राइटर डायरेक्टर शरद सिंह ठाकुर जी का है। तो उन्होंने 4-5 साल से जितना रिसर्च किया था वो सारा रिसर्च उन्होंने अपने एक्टर्स के साथ, पूरे टीम के साथ शेयर किया और उनके रिसर्च के मतलब उस पर भरोसा रख के, उस पर विश्वास रख के, उनके रिसर्च के कारण ही हम ये फिल्म कर पाए। सर इस फिल्म के लिए ईयर्स तक का रिसर्च हुआ है, बाबा के फैमिली राइट्स भी लिए गए हैं, तो क्या इस प्रेशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दी जाती है, मतलब आपको लगता है कि नहीं? देखिए, मैं आज तक जितने मैंने किरदार किया ना, मैं किसी भी किरदार का प्रेशर नहीं लेता। आप जब प्रेशर लेते हो ना तो वो किरदार आपसे दूर हो जाता है, आप समर्पित हो जाओ, चाहे वो कोई भी किरदार हो। तो पहले दिन मैं उस किरदार को उनको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो जो भी करवाएंगे ना आप मुझसे करवाएंगे, तो मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, तो ये उम्मीद मत रखो कि मैं कुछ बड़ा करने जाऊँगा। आप ये उम्मीद रखो कि ये मेरा शिष्य है, इसको कुछ नहीं आता, तो इसका हाथ पकड़ के मैं उसको नैया पार करा दूँगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, क्योंकि आप बड़े हो मुझसे। सर जैसे कि आपको जो है बायोपिक फैन बोला जाता है, आपने लोकमान्य तिलक जी की, डॉक्टर काशीनाथ घानेकर जैसे रियल लाइफ लेजेंड्स को प्ले किया है, तो नीम करोली बाबा उन सबसे कितने अलग रहे हैं और क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत ही अलग थे, क्योंकि लोकमान्य तिलक फ्रीडम फाइटर थे, काशीनाथ घानेकर मराठी थिएटर के सुपरस्टार थे, छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य के निर्माते थे, उसके बाद बाल गंधर्व और एक बड़े संगीत रंगभूमि के हस्ती थे। तो बहुत सारे किरदार हैं, तो अलग अलग, मतलब सबका रवैया अलग है, सबके स्वभाव अलग है। लेकिन बाबा एक संत हैं, बाबा जिनको लोग हनुमान के अवतार के रूप में देखते हैं। तो एक
उनका जीवन की तरफ देखने का या अपने लोगों की तरफ देखने का या उनकी पीड़ा दूर करने का एक अलग तरीका था। तो मुझे लगता है कि शरद जी की रिसर्च के बदौले ही हम इस पूरी फिल्म को कर पाए। सर, हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल कैरेक्टर्स करते वक्त आप फैक्ट्स ज़्यादा फॉलो करते हो या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल इंटरप्रिटेशन ज़्यादा फॉलो करते हो? देखिए, फैक्ट्स तो ज़रूरी है जी, लेकिन उसका इमोशनल इंटरप्रिटेशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको फिल्म के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। हम उस पर बुक नहीं लिख रहे। मतलब ये महाराज जी की डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये महाराज जी पे लिखा हुआ कोई पुस्तक नहीं है, ये उन पे बनाई गई फिल्म है। तो फैक्ट्स तो ज़रूरी है, लेकिन हम सीन वहाँ पे क्रिएट करते हैं कि क्या हुआ होगा, ये एक हम डायरेक्टर उसको इमेजिन करके वो सीन क्रिएट करता है। तो डेफिनेटली फैक्ट्स पे ही आधारित होता है, लेकिन वो इमोशनल इंटरप्रिटेशन होता है फैक्ट्स का। सर, आपको लगता है कि ऑडियंस अब लाउड एक्टिंग से ज़्यादा सबटल और साउंड परफॉर्मेंस कनेक्ट कर रही है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि हम भारत के अलग अलग भाषाओं की फिल्म देखते हैं तो कहीं पे लोग लाउड करते हैं, कहीं पे बहुत ही सटल करते हैं, कहीं पे मीडियम करते हैं। तो जो इमोशन, मुझे लगता है कि जो इमोशन लोगों तक पहुँचे वो इम्पॉर्टेंट है। आप एक्टिंग किसी भी तरह की करो। सर, आपको क्या लगता है कि रीजनल सिनेमा में आजकल जैसी फिल्में बन रही हैं और स्पेशली जब हिंदी सिनेमा की बात की जाए, तो आपको लगता है कि रीजनल सिनेमा में कंटेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बनस्बत, क्योंकि हिंदी सिनेमा अभी भी बड़े स्टार्स के ऊपर डिपेंडेंट है? देखिए, हर एक फिल्म का एक समय आता है। तो हिंदी सिनेमा में भी सालों से बहुत अच्छी फिल्में आज तक बन चुकी है, और ना कि हिंदी सिनेमा बल्कि मैं कहता हूँ कि भारत में सभी भाषाओं में बहुत सारी कमाल की फिल्में बन चुकी है। चाहे वो हिंदी हो, वो बंगाली हो, वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, उड़िया हो। तो हर भाषा में एक समय आता है कि बहुत सारे उस समय में अच्छे डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स बनाने वाले एक ही साथ आ जाते हैं और बहुत कमाल की फिल्में बना के छोड़ जाते हैं। तो हिंदी सिनेमा का अब समय है कि वो खुद को ढूंढ रहे हैं, वापस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को। तो हिंदी में भी जो छोटी फिल्में बन रही है वो बहुत कमाल की फिल्में हैं। मलयालम फिल्में जो बन रही है वो भी बहुत कमाल की है। मराठी में भी बहुत अच्छी फिल्में बन रही है कंटेंट के साथ, बंगाली में बहुत अच्छी फिल्में बन रही है, तमिल में बन रही है। तो ये तो एक फेज़ आता है ना कि लोग खुद को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो हर भाषा में आता है, वो हर कलाकृति में आता है। तो उसी फेज़ में चल रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सर, यंग एक्टर्स की बात की जाए तो एक्टर वर्कशॉप से ज़्यादा सोशल मीडिया, रील और पीआर मशीनरी पे फोकस करते हैं। तो आपको लगता है क्या उस वजह से क्राफ्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया आपके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो है, मैं उनको वीडियोस भी देखते रहता हूँ, तो किसी ना किसी वर्कशॉप में वो शामिल होते हैं, किसी ना किसी वर्कशॉप में हिस्सा लेते हैं। चाहे वो बहुत सारे वर्कशॉप ऐसे भी है जो मुंबई में नहीं होते, वो कहीं दूर कर्नाटक के किसी जंगल में 15 दिन का 20 दिन का वर्कशॉप होता है। तो वहाँ पे भी देखता हूँ तो बहुत सारे यंगस्टर्स वहाँ दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें सीरियसनेस नहीं है। मुझे लगता है कि उनके पास मेरी जनरेशन से भी ज़्यादा उनके पास अवेलेबल है सोर्सेज। अगर हमारी जनरेशन में ये सोशल मीडिया होता तो हम भी उस पर पड़े रहते। तो उनकी कोई गलती नहीं है, गलती उस एरा की है अगर बोला जाए तो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज ये जो नई जनरेशन है वो अलग अलग तरीके से खुद को एक्सप्लोर कर रही है, अलग अलग तरीके से खुद को ढूंढ रही है। तो मुझे लगता है कि उनको पुश देना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपके टाइम में और आज के एक्टर्स में डेडिकेशन और पेशेंस को लेकर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? कुछ नहीं लगता मुझे। वो भी जितने हम अपने कला के प्रति सिंसियर थे, उतने ही आज के एक्टर्स भी उतने ही सिंसियर हैं। सर, आप एज एन एक्टर बात की जाए तो आप कमर्शियल सक्सेस और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिनेमा दोनों बैलेंस करते आए हैं। तो आज के एक्टर्स को इस बैलेंस से क्या सीखना चाहिए? मुझे लगता है कि हर आदमी का खुद की एक जर्नी होती है। मतलब मेरी एक अलग जर्नी है, दूसरे किसी एक्टर की अलग जर्नी है, वो किसी अलग नज़रिए से कला को देखता हूँ, मैं किसी अलग नज़रिए से कला को देखता हूँ। आपका इंटेंशन क्या है और आप किस लिए यहाँ पे आए हो, मुझे लगता है कि ये बहुत अहम भूमिका निभाता है आपकी जर्नी में। तो मेरे लिए कमर्शियल सिनेमा ज़्यादा मायने नहीं रखता या तो आर्ट फिल्म में ज़्यादा मायने नहीं रखता। मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद आता है। सर, नीम करौली बाबा के मिरेकल्स और टीचिंग्स दुनिया भर में फेमस है। पर्सनली आप उनके ऐसे कौन से थॉट से कनेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा? मुझे लगता है उनका पूरा जीवन चरित्र ही कनेक्ट करने जैसा है, क्योंकि जो भी छोटी छोटी बातें
नीम करोली बाबा ने सबको सिखाई है या अपने जीवन चरित्र से सीख दी है, वो आप अगर उस कहानी को भी देखो समझो तो आपको समझ में आएगा कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो आजकल के स्ट्रेसफुल और फास्ट मूविंग जनरेशन के लिए नीम करोली बाबा की टीचिंग्स कितनी रेलिवेंट है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो भरोसा रखो कि जो हो रहा है ना वो किसी की इच्छा से हो रहा है। जो हो रहा है वो आपको सिखाने के लिए हो रहा है, आपका नुकसान करने के लिए नहीं हो रहा है। और अगर आप ये बात अच्छी तरीके से समझो तो आप जीवन को बहुत पॉजिटिवली ले सकते हो। सर, आपने अपने करियर में पॉपुलैरिटी से ज़्यादा परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंस दिया है, तो क्या कभी लगा है कि इस वजह से मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं? नहीं लगा, जो भी मिला है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, लास्टली सर, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और क्या हम आपको रामायण में भी देख सकते हैं सर? रामायण, बहुत सारे रामायण बन रही है सर। रितेश तिवारी की जो रामायण, नहीं जी, उनका तो फिल्म तो उनका शूटिंग भी हो चुका है। तो बाकी तो बहुत सारी है, कोई वेब सीरीज़ है, नाटक भी है, फिल्में भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है, सब है। तो हर एक किरदार मेरे लिए उतना ही एक्साइट करता है जितना महाराज जी का किरदार ने मुझे एक्साइट किया, उतना ही चाहे वो फिक्शन वाला किरदार क्यों ना हो, वो मुझे उतना ही एक्साइट करता है। सर, लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? 29 मई से ये फिल्म पूरे भारतवर्ष में रिलीज़ हो रही है। आप ज़रूर सिनेमाघरों में जाइए, अपने फैमिली के साथ जाइए और बाबा के जीवन चरित्र पे बनी इस फिल्म का आनंद उठाइए। ओके, थैंक यू।